हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एटॉमिक साइज के पेरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पेरियोडिक टेबल की पेरियोडिसिटी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर 3। हमने फर्स्ट में जो था स्कैनिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट, सेकंड एटॉमिक, और अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईई और शॉर्ट में आईपी, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिएगा, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, और सबसे आउटर जो ऑर्बिट है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। इसको बोला जाता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, यहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अर्थात यहाँ पर जेड इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो इस वजह से जैसे इसको हम एनर्जी देंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने से कैटायन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने कोई एटम लिया है, ये गैसेज एटम है, इसको बोला जाता है आइसोलेटेड गैसेज एटम, क्योंकि सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन का रिमूव या इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे पहले गैसेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका आइसोलेटेड गैसेज एटम है। इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एनर्जी की सप्लाई करेंगे। जैसे इसको एनर्जी की सप्लाई करेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके M+ अर्थात कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और इस कैटायन के फॉर्मेशन के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ये एनर्जी सप्लाई है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, E1 अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, तो इसकी डेफिनेशन हो गई द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bonded outermost cell electron in ground state from an isolated gaseous एटम। कहने का मतलब है कि एक आपका जो गैसेज एटम है इसको हम आइसोलेटेड गैसेज एटम बोलेंगे। इस आइसोलेटेड जो गैसेज एटम है इसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो एनर्जी सप्लाई करने से आपका वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड होता है वो रिमूव हो जाएगा, और इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिएगा इसके बारे में हम की पॉइंट्स। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट की पॉइंट, हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसके लिए जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हीट की रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए पॉइंट हो जाएगा इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक
प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अर्थात वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से हैंस डेल एच एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव में। तो ध्यान दें एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। नंबर 2, अगर नंबर 2 हम बात करें इसकी यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट या इसका जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से करेंगे, तो इसका मेजरमेंट होगा किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो इसको हम मेजरमेंट करने के लिए किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल या फिर EV अपॉन एटम। तो EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ध्यान दें आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी या जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको मेजरमेंट करने के लिए किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट का यूज करते हैं। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हमने ये एक न्यूट्रल एटम लिया है, इसको E1 एनर्जी प्रोवाइड की है, अर्थात इस पर E1 एनर्जी की सप्लाई की है, आइसोलेटेड गैसेज एटम है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये मोनो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव में होगी और E1 जो है उसको बोलेंगे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आता है आपका ये जो मोनो कैटाइन बना है, इस मोनो कैटाइन को हम फिर अगेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपका मोनोवैलेंट है, इस मोनोवैलेंट कैटाइन जो है को फिर हम एक्टिवेशन मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप देखिएगा एक न्यूट्रल एटम और एक कैटाइन में से कैटाइन का जेड इफेक्टिव मोर होता है, क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब एक कैटाइन का फॉर्मेशन होता है तो उसका आउटर मोड सेल रिमूव हो जाता है और आउटर मोड सेल रिमूव होने से वहाँ पर जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट इंक्रीज हो गया, तो जेड इफेक्ट इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब E2 की वैल्यू E1 से भी क्या होगी, मोर होगी। तो यहाँ से फिर आपके M2 प्लस मतलब डाई कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी आपका डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होगा और E2 इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं नंबर 3। तो आपका ये M+2 गैसेज, अर्थात ये जो आपका बाईवैलेंट कैटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात ये आपका जो बाईवैलेंट कैटाइन है इसको फिर हम अगेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं E3। तो यहाँ से आपके पास M+3 और G और E का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखो यहाँ पर भी डेल एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और जो E3 है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान दें आपका जो E3 है वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब अगर हम इनके यहाँ पर रिलेटिव रेट के ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है कि जैसे जैसे कैटाइन अर्थात पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही जेड इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैटाइन के फॉर्मेशन के साथ साथ जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पर इनके रिलेटिव रेट की बात करें तो देखिएगा रिलेटिव ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, अर्थात इनके आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटिव ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इनके रिलेटिव जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा
E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन डॉट डॉट En, ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अर्थात IE2 इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा क्वेश्चन है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वाई। तो अभी हमने कहा था कि एक कैटाइन और एक न्यूट्रल एटम में जेड इफेक्ट का डिफरेंस है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो हमने एक ये न्यूट्रल एटम लिया है और इस न्यूट्रल एटम को एनर्जी दी है E1, तो यहाँ पर बनेगा M प्लस E-। और अब इसका ये कैटाइन है मोनोवलेंट, ये इसका मोनोवलेंट कैटाइन है। और ये जो मोनोवलेंट कैटाइन बना है इसको फिर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे E2। यहाँ पर हमने IE2 एनर्जी प्रोवाइड की है तो ये M+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, हम पहले तो इनके साइज का कंपेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एटॉमिक साइज। तो हमें पता है कि एक कैटाइन के फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर साइज की अगर हम बात करें तो M इज ग्रेटर देन M+ होगा। अर्थात M पेरेंट एटम या न्यूट्रल का जो साइज है वो मोनोवलेंट कैटाइन से ज़्यादा है। और हमें पता है कि साइज जेड इफेक्ट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो M+ होगा। अब आप बताओ, अगर इसका जेड इफेक्ट मोर होगा तो यहाँ पर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो मोर टाइटली बॉन्डेड होगा। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्डेड होगा तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी क्या होगी, मोर रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए मोनोवलेंट कैटाइन अर्थात IE2 की वैल्यू IE1 से हमेशा क्या होती है, मोर पॉजिटिव होती है। अब इस कंक्लूजन को हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। देखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इन कैटायन कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। ध्यान दें, कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल एटम के कंपेयर में मोर होता है। हैंस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्डेड इन कैटायन। तो आपके जो कैटायन होता है उसमें आपका वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर टाइटली बॉन्डेड होता है, जिसके रिजल्टिंग IE2 इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू IE1। तो इस क्वेश्चन का सिंपल वे क्या है, एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि IE2 की वैल्यू IE1 से मोर है। उसका रीजन, क्योंकि IE2 में इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया जाता है वो कैटाइन से किया जाता है और IE1 में न्यूट्रल से। और हमें पता है कि कैटाइन का जेड इफेक्टिव न्यूट्रल से मोर है, अर्थात कैटाइन में आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन है वो मोर टाइटली बॉन्डेड होता है, इसलिए वहाँ पर एनर्जी भी मोर रिक्वायर्ड होती है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। तो अब हम वो फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी
या आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है जेड इफ़ेक्ट। तो ध्यान दें, जेड इफ़ेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईपी होता है। तो क्या है इसका सेंस? इसका सेंस ये है कि जैसे ही जेड इफ़ेक्ट इंक्रीज होगा, हमें पता है जेड इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, अर्थात वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा इसके वाया, हैंस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं नंबर 2, स्कर्निंग इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में हम SE बोलते हैं, अर्थात सिग्मा। तो देखिएगा अब यहाँ पर स्कर्निंग इफेक्ट में, तो स्कर्निंग इफेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है या आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो स्कर्निंग इफेक्ट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि स्कर्निंग इफेक्ट क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन, और स्कर्निंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखिएगा, जब हम लिखेंगे कि स्कर्निंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो ऐसी कंडीशन पर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखो, जब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस है कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 3, एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या सेंस है कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इसका सेंस क्या है? तो इसका सेंस है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, डिक्रीज। और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा तो उसको रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, हैंस लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो कहने का सेंस यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होगा तो मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा तो लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। अब हमें पता है कि जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्डेड होता है, जबकि स्कर्निंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, इसलिए यहाँ पर लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। आपके जो सब सेल है उन सब सेल की पेनिट्रेशन पावर। तो देखिएगा पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल क्या होता है। तो हम सबसे पहले पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर, तो ध्यान दें
ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर इक्वल टू एस पी डी एफ। कहने का मतलब जो आपका सबसेल न्यूक्लियस के पास होगा उसको पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी मोर होगी। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास में एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर एस पी डी एफ होगा। अब ध्यान दें कि पेनिट्रेशन पावर किसे कहते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर का सेंस है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सब सेल टुवार्ड्स न्यूक्लियस, अर्थात आपके जो सब सेल है उन सब सेल का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करने की नेचर क्या कहलाएगी, पेनिट्रेशन पावर कहलाएगी। और जो ऑर्बिट आपका जो सब सेल न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, पास होगा, उसका पेनिट्रेट करने की पावर भी क्या होगी, मोर होगी। तो ध्यान दें पेनिट्रेशन जो पावर है वो सबसे मैक्सिमम किस में होगी, एस में। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोजर होता है। तो ध्यान दें जो सब सेल न्यूक्लियस के क्लोजर होगा उसका पेनिट्रेशन पावर मोर होगा और वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स भी मोर होगा। अतः वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब हम यहाँ से पेनिट्रेशन पावर का एग्जाम्पल्स मतलब पेनिट्रेशन पावर के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या कंक्लूजन है यहाँ से, एज सब सेल मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी विल बी required to remove electron due to more attraction force। तो ध्यान दें क्या कंक्लूजन लिखा है हमने कि एज सब सेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, वो सब सेल जो न्यूक्लियस के पास होगा वो मोर टाइटली बॉन्डेड होगा, अर्थात वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा। इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल हमने लिया है ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है बेरिलियम, ग्रुप 13 का एलिमेंट है बोरोन। अब हम यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s² और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s² और 2p1। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p सब सेल में है। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, सब p सब सेल में। और जबकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में, s सब सेल में है। अब आप देखो ये S सब सेल में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन S सब सेल से रिमूव होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन P सब सेल से रिमूव होगा। अब देखो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन S सब सेल से रिमूव होगा तो इसकी पेनिट्रेशन पावर मोर है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा, इसलिए यहाँ पर मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। जबकि ये न्यूक्लियस से फार है तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड क्या होगी, लेस होगी। तो इन दोनों में IE की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का IP बोरोन से मोर होता है। तो इसके बारे में हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो देखिएगा ये हमने बेरिलियम का डायग्राम ड्रॉ किया है, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल। यहाँ पर आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, एस सब सेल में है। और हमें पता है कि इसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, मोर होगा। अगर इसका पेनिट्रेशन पावर मोर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स होगा।
अगर यहाँ पर मोर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो यहाँ पर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो हम लिखेंगे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पर मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तो यहाँ पर आईपी भी क्या होगा, मोर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम में आपका जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो एस वाला है, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है या जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो एस सब सेल में है, जिसका पेनिट्रेशन पावर मोर है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी मोर होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स मोर होगा तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड मोर होगी, इसलिए इसका आईपी मोर होगा। अगर हम बात करें किसके लिए, बोरॉन के लिए, तो बोरॉन के अंदर ये बोरॉन है 2, 1, 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, पी सब सेल के अंदर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। अगर ये पी सब सेल में है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस, अर्थात इसका पेनिट्रेशन पावर लेस है, लेस पेनिट्रेशन पावर। और अगर लेस पेनिट्रेशन पावर है तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी। अब आप यहाँ से इसका रिजल्ट लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर आईपी फर्स्ट के ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पर आईपी फर्स्ट का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। अब हम यहाँ से इनके आईपी सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम आईपी सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेरिलियम बोरॉन एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s² 2s1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s² 2s2। अब आप देखिएगा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, बट ये कंप्लीट फिल है, इसलिए यहाँ पर मोर अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर लेस अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम बात करें IE2 की, तो यहाँ पर IE2 के ऑर्डर की बात करें तो बोरॉन का IE2 बेरिलियम से मोर होता है। तो इसका रीजन क्या है, तो वो रीजन यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो कंप्लीट फिल ऑर्बिटल से हो रहा है, अर्थात हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर नंबर 5। तो फैक्टर नंबर 5 में आएगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ध्यान दें, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से मोर होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल होते हैं। तो जैसे एस में मैं बात करूँ तो 2, पी में बात करें तो 6, डी में बात करें तो 10 और एफ में बात करें तो 14, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ऐसे अगर हाफ की बात करें तो हाफ एस में 1, पी में 3, डी में 7 और डी में 5 और एफ में कितने हो जाएंगे 7। तो ध्यान दें F14 और F7 में से F14 की स्टेबिलिटी मोर है, क्योंकि ये फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन करता है और वो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो अगर हम इनके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी भी फुल फिल ऑर्बिटल की
अर्थात फुल फिल्ड जो आपका ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से क्या होगी, मोर होगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा इससे रिलेटेड एग्जांपल हमने डिस्कस किया है ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 16 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट में यूज कर रहा हूँ। और अब आप देखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s² 2s² और 2p3, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s² 2s² 2p4। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर 2p3 है और 2p3 से मतलब क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। यहाँ पर आपका जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इनके IE1 के ऑर्डर की बात करूँ तो नाइट्रोजन का IE1 जो है वो ऑक्सीजन से मोर होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल से है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये तो कन्वर्ट हो जाएगा N+ में और ये कन्वर्ट हो जाएगा O+ में। जब ये N+ और O+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s² 2s² और 2p3 में से एक कम हो जाएगा तो ये रह जाएगा 2p2। और यहाँ पर 1s² 2s² और 4 में से एक कम हो जाएगा तो ये रह जाएगा 2p3। अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, और अगर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल हो गया तो यहाँ पर मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो अगर मैं यहाँ पर IE2 की बात करूँ तो IE2 किसका ग्रेटर होगा, ऑक्सीजन का ग्रेटर होगा। तो कहने का मतलब है पेनिट्रेशन पावर में जिसका IP फर्स्ट मोर है उसका IP सेकेंड लेस होगा, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल में भी जिसका IP फर्स्ट है मोर है उसका IP सेकेंड क्या होगा, लेस होगा। अब हम यहाँ से एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13। एलिमेंट लिया है मैंने सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अर्थात ये जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा 281, इसका हो जाएगा 282 और इसका हो जाएगा 283। अब आप देखिएगा इसके अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर S2P में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से पेनिट्रेशन पावर। तो हमें पता है कि पेनिट्रेशन पावर जो है S इज ग्रेटर देन P, अर्थात S सब सेल का जो पेनिट्रेशन पावर है वो P सब सेल से मोर है। तो आप देखिएगा मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो S ऑर्बिटल से होगा, तो इसका पेनिट्रेशन पावर इसके कंपेयर में क्या है, मोर है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम IP फर्स्ट की बात करें तो सोडियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीशियम। अब हम डिस्कस करते हैं इनके IP2 के। तो IP2 के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा Na+, ये हो जाएगा Mg+ और ये हो जाएगा Al+। अगर ऐसा होगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका होगा 28, इसका हो जाएगा 281 और इसका हो जाएगा 282। अब यहाँ पर S में 2 हो जाएगा, यहाँ पर S में 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 8, अर्थात ये तो नोबल गैस हो जाएगी।
अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये नोबल गैस हो गई या इसमें फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों में डिस्कस करें तो इन दोनों में देखिएगा आप, यहाँ पर H2 से अर्थात इसकी पेनिट्रेशन पावर मोर है और ये क्या आ रहा है, यहाँ पर फुल फिल्ड है। तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स मोर है। तो यहाँ पर अगर हम IE2 की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, IE2 की, तो IE2 का ऑर्डर क्या होगा, तो IE2 सबसे मैक्सिमम होगा सोडियम का, क्योंकि इसके अंदर नोबल गैस है, अर्थात यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम है, इसका जेड इफेक्ट भी सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम का होगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन H2 से रिमूव हो रहा है जो कि फुल फिल है, और उसके बाद में कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। तो इसी के साथ ही आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इसकी पेरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।